हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम एकेटीव से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जिनके एकेटीव एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले जो हम क्वेश्चंस करेंगे वो है सीपीयू शेड्यूलिंग क्वेश्चंस। ठीक है, सीपीयू शेड्यूलिंग को दे रखी है 5 टाइप्स की है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, एसटीएफ, एसआरटीएफ, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एंड राउंड रॉबिन। ठीक है, इसके लिए आपको कुछ चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। अराइवल टाइम, अराइवल टाइम क्या होता है हमारा, जब भी हमारी कोई प्रोसेस जो है वो न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में जाने में जो टाइम लेती है उसे हम कहते हैं अराइवल टाइम। ठीक है, बर्स्ट टाइम क्या है, किसी भी प्रोसेस को सीपीयू के अंदर एग्जीक्यूशन में जितना टाइम लगता है उसे हम कहते हैं बर्स्ट टाइम। कंप्लीशन टाइम क्या है, किसी भी प्रोसेस के टोटल कंप्लीशन में टाइम में जो कंप्लीशन में जो टाइम लगता है एग्जिट होने तक, स्टार्ट से एग्जिट तक, उसे हम कहते हैं कंप्लीशन टाइम। टर्न अराउंड टाइम क्या है, डिफरेंस बिटवीन द अराइवल टाइम एंड कंप्लीशन टाइम। ठीक है, मतलब डिफरेंस बिटवीन अराइवल टाइम एंड कंप्लीशन टाइम क्या है, टर्न अराउंड टाइम। ठीक है, तो इसमें जो हमारी वो है फर्स्ट जो हमारी शेड्यूलिंग एल्गो है वो है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, इसके अंदर क्राइटेरिया क्या होता है, क्राइटेरिया होता है हमारा अराइवल टाइम। अराइवल टाइम जो कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है, मोड होता है इसका नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव का मतलब है नो डिस्टर्बेंस। अगर कोई भी प्रोसेस स्टार्ट हो गई है तो पहले वो सारी एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद कोई नेक्स्ट प्रोसेस ही स्टार्ट हो चुकती है। ठीक है, तो इसमें हमारे प्रोसेस दे रखे हैं, अराइवल टाइम दे रखा है, ये बस टाइम हमें क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें ज्ञान चार्ट बनाते हैं। तो ज्ञान चार्ट किस तरीके से बनाएंगे, फर्स्ट कम सर, जो प्रोसेस पहले आएगी वो पहले एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी कौन सी प्रोसेस आती है, P1। P1 का बस टाइम हमें 4 दे रखा है, नॉन प्रीमिटिव है, पूरी एग्जीक्यूट हो जाएगी तो 0 से 4 तक चल जाएगी। P2 कहाँ है, P2 का बस टाइम क्या है, 3। उसके बाद P1 के बाद P2 एग्जीक्यूट होगी। P2 3 है तो ये 4 से स्टार्ट होती है, 3 चलती है तो यानी 7। सिमिलरली P3 7 से स्टार्ट होती है, इसका बस टाइम 1 है तो ये 8 हो जाएगी। इसके बाद है P4, बस टाइम 2 है तो ये 10 हो गई। और P5 क्या है, बस टाइम इसका 5 है तो ये हो गई 15। ठीक है, अब हमारे पास वेटिंग टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम का हमारे पास है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, कंप्लीशन टाइम। कंप्लीशन टाइम आप कहाँ से कैलकुलेट करोगे, ज्ञान चार्ट से। P1 का कंप्लीशन टाइम क्या है, 4। ठीक है, P2 का कंप्लीशन टाइम क्या है, 7। P3 का कंप्लीशन टाइम 8। P4 का कंप्लीशन टाइम 10 और P5 का 15। ठीक है, टर्न अराउंड टाइम आप निकाल दो, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, यानी 4 माइनस 0 4। सिमिलरली 7 माइनस 1 6, 8 माइनस 2 6, 10 माइनस 3 7 एंड 15 माइनस 4 11। ठीक है, वेटिंग टाइम क्या हो जाएगा हमारा, वेटिंग टाइम जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम। तो वेटिंग टाइम आ जाएगा हमारा टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम, 4 माइनस 4 0, 6 माइनस 3 3, 6 माइनस 1 5, 7 माइनस 2 5, 11 1 5 6। ठीक है, ये हमारा वेटिंग टाइम आ गया सारी प्रोसेस का अलग अलग। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज वेटिंग टाइम। एवरेज वेटिंग टाइम निकालने का फॉर्मूला जो है वो है हमारा टोटल वेटिंग टाइम डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ प्रोसेस। कितनी प्रोसेस है हमारे पास, 5। ठीक है, टोटल वेटिंग टाइम क्या है, अलग अलग प्रोसेसेस का हमने वेटिंग टाइम यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया है। सबको प्लस कीजिए, डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ प्रोसेस से, तो ये आ गया 3.8 मिली सेकेंड। सिमिलरली टर्न अराउंड टाइम, सारी प्रोसेस का अलग अलग टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करेंगे डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ प्रोसेस, तो ये हमारा जो आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा एवरेज टर्न अराउंड टाइम। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गो कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, SJF। देखो SJF क्या होता है, 2 टाइप्स की होती है, शॉर्टेस्ट ऑफ फर्स्ट। एक तो होती है प्रीमिटिव टाइप की, एक होती है नॉन प्रीमिटिव। नॉन प्रीमिटिव, अगर आपसे क्वेश्चन में कह दिया जाता है कि आपको SJF एल्गो सॉल्व करनी है नॉन प्रीमिटिव मेथड से, तो आपको SJF यूज करना है। लेकिन अगर वो कहता है SJF सॉल्व करो प्रीमिटिव मेथड से, तो आपको SRTF मेथड यूज करना है ना। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन। एसडीएफ के लिए हमें प्रोसेस दे रखी होंगी, अराइवल टाइम दे रखा होगा और बस टाइम दे रखा होगा। ठीक है, अब इसके लिए जो क्राइटेरिया होता है वो होता है बस टाइम का, और मोड जो होता है नॉन प्रीमिटिव। नॉन प्रीमिटिव मतलब नो डिस्टर्बेंस। अगर कोई प्रोसेस स्टार्ट हो गई है तो पहले वो पूरी कंप्लीट होगी, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट होगी। ठीक है, यही वही टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला है, ये वेटिंग टाइम का फॉर्मूला है। ठीक है, सबसे पहले इसके लिए ज्ञान चार्ट बनाते हैं। तो हम 0 से देखते हैं, 0 से कोई भी प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुई है, तो अभी हम क्या करेंगे, इसे लाइंस बना देंगे 0 से 1, क्योंकि 1 पे हमारी कौन सी प्रोसेस अराइव हो चुकी है, P1। ठीक है, अब P1 को एग्जीक्यूट स्टार्ट करने से पहले
हम देखते हैं इसमें क्या देखते हैं कि अराइव, पहली जो हमारी कंडीशन है वो है हमारी कि प्रोसेस अराइव हो चुकी हो, ठीक है। तो P1 हमारी 1 पे अराइव हो चुकी है। इसके अलावा हमारी जो P3 है वो भी 1 पे अराइव हो चुकी है। देखो दोनों का अराइवल टाइम 1 है। तो अब P1 और P3 दोनों का अराइवल टाइम सेम है, दोनों अराइव हो चुकी हैं। तो अब हम देखेंगे बस टाइम, जिसका बस टाइम मिनिमम होगा वो प्रोसेस क्या होगी हमारी, पहले एग्जीक्यूट होगी। तो P1 और P3 कौन सी एग्जीक्यूट होगी, जिसका बस टाइम कम होगा। किसका बस टाइम कम है, P3 का 2 है, तो प्रोसेस कौन सी चल जाएगी, P3। अब ये नॉन प्रीमेटिव है, मतलब ये एक बार में पूरी कंप्लीट होगी बिना डिस्टर्बेंस के, ठीक है। तो ये 1 से लेकर 2 तक चलेगी, 3 हो जाएगा। सिमिलरली अब देखते हैं हमारी 3 पे कौन कौन सी प्रोसेस अराइव हो चुकी है। तो 3 पे हमारी P1, P2 एंड P3 तीनों प्रोसेस अराइव हो चुकी हैं। अब देखते हैं हम तीनों प्रोसेस अगर अराइव हो चुकी है तो बस टाइम किसका कम है, मिनिमम है। P3 हमारी ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुकी है, तो हमारे पास है P1 और P2। P1 और P2 में अराइवल टाइम किसका कम है, 1 का, P1 का। तो प्रोसेस कौन सी एग्जीक्यूट होगी, P1। तो 3 से बस टाइम कितना है इसका, 3, तो 3 और 3 6 हो जाएगा। सिमिलरली अब 6 जब होता है तो हमारी सारी की सारी प्रोसेस अराइव हो चुकी है, क्योंकि लास्ट अराइवल टाइम क्या है, 4। अब हमारे पास कौन कौन सी प्रोसेस बची है, P2 एंड P4 बची है हमारे पास प्रोसेस। P2 और P4 में देखेंगे बस टाइम किसका कम है, दोनों का सेम है, P2 और P4। अगर दोनों का बस टाइम सेम होता है तो आपको इस केस में क्या करना है, एक स्टेप पीछे चले जाना है। एक स्टेप पीछे जाने पर आप देखेंगे अराइवल टाइम में जो प्रोसेस पहले अराइव हुई थी वो प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट होगी। तो P2 जो थी वो हमारी 2 पे अराइव हो चुकी थी, जबकि जो हमारी P4 है वो हमारी 4 पे अराइव हुई है। तो हम P2 को एग्जीक्यूट कर देंगे, ठीक है। P2 को एग्जीक्यूट करने पे इसका बस टाइम 4 है, तो ये 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10, ठीक है। सिमिलरली अब हमारी लास्ट P4 बची है, P4 को हम एग्जीक्यूट करते हैं तो ये हो जाएगा 14। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, सबसे पहले आप इसमें कंप्लीशन टाइम निकालेंगे। तो कंप्लीशन टाइम कैलकुलेट कैसे करेंगे आप, कंप्लीशन टाइम सबसे पहले P1 का देखो, P1 का कंप्लीशन टाइम क्या है, 6। यहाँ पे प्रोसेस देख लीजिएगा, पता चले आप P3 को ही P1 का लिख रहे हो, ठीक है। P1 का कंप्लीशन टाइम 6 है। P2 का देखेंगे, P2 का कंप्लीशन टाइम 10 है। P3 का कंप्लीशन टाइम 3 है। P4 का कंप्लीशन टाइम 14 है, ठीक है। अब टर्न अराउंड टाइम का वही फॉर्मूला है, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। कंप्लीशन टाइम हमारा निकल चुका है, माइनस अराइवल टाइम घटाओ, 6 - 1 करेंगे 5, 10 - 2 8, 3 - 1 2 और 14 - 4 10, ठीक है। वेटिंग टाइम का सेम फॉर्मूला, टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम। टर्न अराउंड टाइम हमारे पास आ गया, माइनस बस टाइम कर दोगे, 5 - 3 8 - 4, ठीक है। अब इसमें होता है रिस्पॉन्स टाइम। रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है, रिस्पॉन्स टाइम हमारा होता है कि किसी भी प्रोसेस को सबसे पहले जो CPU एग्जीक्यूट हुआ है उसमें से माइनस करते हैं हम किसी भी प्रोसेस के अराइवल टाइम को, ये क्या होता है हमारा रिस्पॉन्स टाइम। लेकिन रिस्पॉन्स टाइम जो होता है वो नॉन प्रीमेटिव में वेटिंग टाइम के इक्वल होता है, तो इस प्रोसेस में इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है कि नॉन प्रीमेटिव प्रोसेस जो है उसमें अराइवल टाइम जो होता है वो वेटिंग टाइम के इक्वल होता है ना। तो आपको अगर एवरेज वेटिंग टाइम निकालना है, तो टोटल नंबर ऑफ वेटिंग टाइम ऑल द प्रोसेस डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ प्रोसेस, ठीक है। इससे आपका वेटिंग टाइम आ जाएगा, जैसे मैंने इसमें किया है, एवरेज वेटिंग टाइम टोटल वेटिंग टाइम डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ प्रोसेस। सिमिलरली एवरेज वेटिंग टाइम टोटल टर्न अराउंड टाइम डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ प्रोसेस, और तो अराइवल टाइम जो हो जाएगा एवरेज, वो क्या हो जाएगा, एवरेज वेटिंग टाइम, ठीक है। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट प्रोसेस है वो है हमारी SRTF, ओके। SRTF मेथड हमारी CPU शेड्यूलिंग की नेक्स्ट मेथड जो है वो है SRTF। SRTF के अंदर देखते हैं हमारे पास 3 प्रोसेस देख रखी है, P4 4 प्रोसेसेस दे रखी हैं, अराइवल टाइम दे रखा है, बस टाइम दे रखा है, ठीक है। आपको क्या कैलकुलेट करना है इसमें, एवरेज टर्न अराउंड टाइम एंड एवरेज वेटिंग टाइम, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले हम क्या देखेंगे, क्राइटेरिया क्या होता है हमारा, बस टाइम होता है SGF की तरह ही। मोड क्या होता है इसका, प्रीमेटिव, इसका मोड चेंज है, ठीक है। मोड क्या है, प्रीमेटिव। अगर कोई भी प्रोसेस बस टाइम उसका कम है और वो दोनों सेम टाइम पे अराइव हो चुकी हैं, तो जिसका बस टाइम कम होगा वो पहले एग्जीक्यूट होगी, तो जो हमारी ऑलरेडी एग्जीक्यूशन में जो प्रोसेस है वो उस टाइम पे स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। इसका टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला जो ऑलरेडी मैं आपको सारे क्वेश्चंस में बता रखी हूँ वही है। इसके बाद वेटिंग टाइम वही है, टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम, ठीक है। रिस्पॉन्स टाइम मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, CPU फर्स्ट टाइम जो एलोकेट होता है उसमें से हम माइनस कर देते हैं किसी भी प्रोसेस के अराइवल टाइम को, ठीक है। ये होता है हमारा रिस्पॉन्स टाइम। चलो इसके लिए ज्ञान चार्ट बनाते हैं सबसे पहले हम। तो ज्ञान चार्ट किस तरीके से बनाएंगे, 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 पे हमारी कौन सी प्रोसेस अराइव हो रखी है, 0 पे हमारी ओनली एक प्रोसेस अराइव हुई है, वो है हमारी P1, ठीक है। P1 को चलाते हैं, लेकिन हम P1 को सिर्फ एक बार चलाएंगे, क्यों, क्योंकि 1 पे हमारी दूसरी प्रोसेस भी अराइव हो चुकी है। तो हम 0 से 1 तक चलाते हैं, तो जब ये 5 से एक बार चल जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 4 बचेगा, ठीक है, P1।
बस टाइम जो है इसका। अब P1 और P2 दोनों अराइव हो चुकी है, इनका बस टाइम कंपेयर करते हैं। जिसका बस टाइम कम होगा वो पहले एग्जीक्यूट होगा, तो इसका बस टाइम कितना है 4, इसका बस टाइम कितना है 3, तो P2 पहले एग्जीक्यूट होगा क्योंकि उसका बस टाइम कम है। ठीक है, तो P2 जब एग्जीक्यूट होता है तो 1 से लेकर 2 तक ये भी एक बार चलाया। ठीक है, ये कितना हो गया 2 हो गया है इसका बस टाइम। अब देखते हैं 2 पे हमारी P1 P2 P3 तीन प्रोसेस हमारी अराइव हो चुकी हैं। ठीक है, 3 प्रोसेस अराइव हो चुकी हैं। तो अब हम इसमें से देखते हैं कि किसका बस टाइम कम है वो पहले एग्जीक्यूट होगा। तो इसका कितना है 4, इसका कितना है 2 और इसका कितना है 4। तो हमारी कौन सी P2 प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी क्योंकि उसका बस टाइम मिनिमम है। ठीक है, तो P2 को फिर से अगेन एग्जीक्यूट करते हैं एक बार। 3 पे आने पे हमारा अराइवल टाइम 3 पे कोई सी न्यू प्रोसेस है जो अराइव हुई है, कोई भी प्रोसेस न्यू नहीं है जो अराइव हुई है। P1 P2 एंड P3 हमारे पास 3 ही प्रोसेस है अभी भी। तो फिर से कंपेयर करने पे P3 का अराइवल टाइम 4 है, P1 का 4 है एंड P2 का 1 है। तो पहले कौन सी एग्जीक्यूट हो जाएगी P2। ठीक है, तो इसका अराइव टाइम क्या हो गया P4 हो गया। ठीक है, अब जब हम 4 पे आते हैं तो हमारी चारों प्रोसेस जो है वो अराइव हो चुकी हैं। तो अब हम चारों में कंपेयर करेंगे किसका बस टाइम मिनिमम है, वो प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, तो जब हम देखते हैं P2 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ओके, P2 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। हमारे पास 3 प्रोसेस है P1 P3 एंड P4। P1 P3 एंड P4 में किसका बस टाइम मिनिमम है? P1 3 है, P2 कंप्लीट हो चुकी है, P3 का 4 है। ठीक है, तो अब हमारे पास कौन सी वाली P4 का मिनिमम है बस टाइम, तो P4 एग्जीक्यूट हो जाएगी 5 हो जाएगा। P4 एंड P2 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। हमारे पास P1 एंड P3 है। P1 और P3 पे जब हम चेक करते हैं तो किसका वो जो है बस टाइम वो मिनिमम है। इसका भी 4 है, इसका भी 4 है, तो मतलब दोनों का जो बस टाइम है वो सेम है। इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, एक स्टेप पीछे जाते हैं और चेक करते हैं किसका अराइवल टाइम कम था, मतलब कौन सी प्रोसेस पहले अराइव हुई थी। तो इसमें देखने पे हमें पता चलता है P1 जो हमारी 0 पे अराइव हो चुकी, तो पहले हम किसे एग्जीक्यूट करेंगे P1 को। ठीक है, 5 to 6 चल जाएगा। अब फिर से इसका क्या हो गया, अब 3 हो गया। अब बस टाइम चेक करते हैं, P1 का बस टाइम 3 है, P3 का बस टाइम 4 है, तो पहले कौन सी एग्जीक्यूट होगी P1 को अगेन चलाएंगे। फिर से देखते हैं इसका अब अराइवल टाइम जो हो चुका है वो क्या हो चुका है 2 हो चुका है। ठीक है, अब भी P1 का बस टाइम जो है वो कम होगा, तो P1 फिर से एग्जीक्यूट हो जाएगी, ये 8 हो जाएगा। इसके बाद अगेन चेक करने पे इसका बस टाइम जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। P3 का बस टाइम 4 है, अभी भी P1 ही एग्जीक्यूट होगी। तो लास्ट में हमारे पास कौन सी प्रोसेस बचेगी P3। लास्ट में उसे कंप्लीट एग्जीक्यूट कर देते हैं क्योंकि और कोई प्रोसेस ही नहीं है। ठीक है, अब हम इसमें सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, कंप्लीशन टाइम। इसमें कंप्लीशन टाइम निकालने टाइम थोड़ा देखना पड़ेगा क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, लाइक P1 का कंप्लीशन टाइम क्या लिख देंगे, डायरेक्ट 1 लिख देंगे। ऐसे नहीं करना, आपको पीछे से चेक करनी है कि हमें P1 देखना है कि सबसे लास्ट में कहाँ है। P1 यहाँ पे आया है, P1 का जो कंप्लीशन टाइम क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 9। ठीक है, सिमिलरली P2 का चेक करेंगे, P2 का कंप्लीशन टाइम क्या हो जाएगा, ये है। ठीक है, 4। ठीक है, P3 का चेक करेंगे, P3 का कंप्लीशन टाइम 13 एंड P4 का कंप्लीशन टाइम क्या हो जाएगा 5। ठीक है, अब टर्न अराउंड टाइम सेम वही फॉर्मूला, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, और वेटिंग टाइम का फॉर्मूला सेम है, टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम। तो यहाँ से आप ये कैलकुलेट कर देंगे। एवरेज वेटिंग टाइम निकालने के लिए आप वही सेम टोटल टर्न अराउंड टाइम डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ प्रोसेस। ठीक है, एवरेज वेटिंग टाइम निकालने के लिए टोटल वेटिंग टाइम डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ प्रोसेस और एवरेज रिस्पॉन्स टाइम। इसमें रिस्पॉन्स टाइम मैं आपको सही से बता देती हूँ क्योंकि वो कहीं भी पीछे यूज नहीं हुआ है। तो रिस्पॉन्स टाइम जो होता है वो किस तरीके से निकालते हैं, सबसे पहले CPU जब एलोकेट हुआ किसी भी प्रोसेस को, लाइक P1 को 0 पे एलोकेट हो गया, इसका अराइवल टाइम क्या है 0, तो 0 माइनस 0 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ा, राइट। सिमिलरली जब हम P2 का अराइवल टाइम CPU बस टाइम, इसके बाद हम इसमें रिस्पॉन्स टाइम कैलकुलेट करेंगे। तो रिस्पॉन्स टाइम किस तरीके से कैलकुलेट करना है, ठीक है। किसी भी प्रोसेस के CPU सबसे फर्स्ट टाइम जब एलोकेट हुआ है माइनस उसका अराइवल टाइम जो है, ठीक है। CPU सबसे पहले P1 को किस पे एलोकेट हुआ है 0 पे, ठीक है। अराइवल टाइम 0 है, 0 माइनस 0 0, ठीक है। P2 को सबसे पहले कब एलोकेट हुआ है 1 पे, 1 और अराइवल टाइम क्या है 1, 1 माइनस 1 0, ठीक है। P3 को जब हम देखते हैं, P3 को हमारा CPU एलोकेट कहाँ हुआ है 9 पे, इसका अराइवल टाइम क्या है 2, तो 9 माइनस 2 7, ठीक है। सिमिलरली P4 को जो CPU सबसे पहले असाइन हुआ है वो हुआ है 4 पे, इसका अराइवल टाइम 4 है, तो 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, ठीक है। ये रिस्पॉन्स टाइम आ गया। एवरेज रिस्पॉन्स टाइम का सेम वही फॉर्मूला है, टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस, सारी प्रोसेस का टोटल रिस्पॉन्स टाइम डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ प्रोसेस, ठीक है। 7 आ जाएगा इनका टोटल करने पर, डिवाइडेड बाई 4 करेंगे 1.75 मिली सेकेंड, ठीक है। ये हो गया हमारा SRTF मेथड कंप्लीट, ओके। इसके बाद हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो क्या है हमारा, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है राउंड रॉबिन, ओके।
तो राउंड रॉबिन प्रोसेस में क्या होता है, आपको ये प्रोसेसेस दे रखी हैं, प्रोसेस दे रखी है आपको 4 प्रोसेस है, अराइवल टाइम है, बस टाइम है, ठीक है। आपको वही कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम आपको कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इसमें क्या है, क्वांटम टाइम दे रखा होगा। इसका क्वांटम टाइम क्या है, 2 है, मतलब आप किसी भी प्रोसेस को 2 क्वांटम के अंदर ही चलाओगे, ठीक है। लाइक इसमें 2 क्यूब होते हैं, एक होता है रेडी क्यूब, एक होता है रनिंग क्यूब। बाकी सारी प्रोसेस में हम क्या कर रहे थे, प्रोसेस को डायरेक्ट रनिंग क्यू के अंदर ला रहे थे, है ना। बट इसमें क्या होता है, रेडी क्यू होता है, उसके बाद रनिंग क्यू होता है, ठीक है। चलो इसे स्टार्ट करते हैं। राउंड रॉबिन प्रोसेस में क्या होता है, तो सबसे पहले हम 0 पे देखते हैं। 0 पे हमारी कौन सी प्रोसेस अराइव हो चुकी है, ठीक है। तो 0 पे हमारी कौन सी प्रोसेस अराइव हो चुकी है, ओनली P1 अराइव हुई है। तो सबसे पहले हम P1 को रेडी क्यू के अंदर डालते हैं, ठीक है। 0 से स्टार्ट करते हैं, ऐसे रनिंग क्यू के अंदर डालेंगे P1। तो इसका 0 से लेकर टाइम क्वांटम क्या है हमारे पास 2। तो 0 से लेकर 2 तक जब हमने इसे एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है। अब हम जब हम 2 पे आए तो हमारी कौन कौन सी प्रोसेस अराइव हो चुकी हैं, P2 एंड P3। तो अब हम क्या करेंगे, इसे रेडी क्यू के अंदर डालेंगे। P1 हमारी स्टार्ट हो चुकी थी, P2 एंड P3। लेकिन याद रखिए कि हमारी जो P1 है उसका बस टाइम क्या है, 5, ठीक है। तो जब हमने 2 बार इसे चला दिया तो हमारे पास ये कितनी बची, 3। तो हम इसे अगेन जो है P1 को लिखेंगे। इसे हम क्या कहते हैं, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी हमारी P1 बची हुई है तो P2 एंड P3 के बाद अगेन P1 हम इसमें लिख देंगे, ठीक है। सिमिलरली अब क्या है, P1 इसमें कंप्लीट हो गई, 0 से 2 तक चल गई है P1। तो अब हमारे पास नेक्स्ट प्रोसेस कौन सी है, P2 चलेगी टाइम क्वांटम के अंदर 4। इसका बस टाइम चेक कर लेंगे, क्योंकि बस टाइम इसका कम से कम 2 होना चाहिए तभी वो चलेगी, नहीं अगर 1 है तो वो 1 ही बार चलेगी, ओके। तो जब हम P2 का देखते हैं तो 4 है, तो ये 2 बार चल गया, तो ये कितना बचा, 2, ठीक है। P2 यहाँ पे चल गया 2 से 4। अब हम 4 पे देखेंगे हमारी कौन सी प्रोसेस जो है वो अराइव हुई है। हमारी एक प्रोसेस है P4 जो कि 4 होने पर अराइव हो चुकी है। तो हम क्या करेंगे, P3 P1 तो हमारा पहले से रेडी क्यू में है। अब क्या हो जाएगा, हमारा P4 इसमें रेडी क्यू में आ जाएगा। और अब देखो P2 हमारी ऑलरेडी बची हुई है, तो P4 के बाद क्या आप अगेन क्या लिख दोगे, P2, ठीक है। P3 हो गई हमारी एग्जीक्यूट। अब हम नेक्स्ट हमारी कौन सी है, P3, ठीक है। P3 को एग्जीक्यूट करेंगे, 2 क्वांटम टाइम होना चाहिए, ठीक है। P3 का बस टाइम क्या है, 2। जब हमने यहाँ पे लिखा तो ये ऑलरेडी P3 जो है वो कंप्लीट हो गई 6 पे, ओके। अब हमारे पास इसके बाद कोई भी अराइवल टाइम नहीं है प्रोसेस का, ये कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हम इसमें चेक करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस कौन सी हमारी, P1, ठीक है। अब हम क्या फिर से रन करेंगे P1, ठीक है। P1 को जब हम एग्जीक्यूट करते हैं 2 क्वांटम टाइम के अंदर तो ये 8 हो जाएगा, है ना। और यहाँ से इसे काट के क्या कर देंगे, 1, ठीक है, P1। अब P1 के बाद हमारी कौन सी प्रोसेस आएगी, रेडी क्यू के अकॉर्डिंग आप चेक करोगे, ओके। P4, तो P4 हमारा बस टाइम कितना है, 1। तो ये कितने बार एग्जीक्यूट होगी, एक बार। 8 + 1 करेंगे 9। P4 भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अब हमारे पास कौन सी प्रोसेस बची है, इसमें देखो अब कौन सी एग्जीक्यूट होगी, P2। P4 के बाद कौन सी है, P2। जब हम P2 को एग्जीक्यूट करते हैं तो इसका बस टाइम कितना बचा है हमारे पास, 2 बचा हुआ है। तो 9 + 2 11 हो जाएगा। सिमिलरली अब हमारे पास लास्ट प्रोसेस कौन सी है, P1 हमारे पास इसका बस टाइम कितना है, 1। तो इसे एग्जीक्यूट करते हैं तो 11 और 1 12, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, रनिंग क्यू वाला ज्ञान चार्ट आ गया, ठीक है। अब इसका वही कंप्लीशन टाइम कैलकुलेट करते हैं। P1 का कंप्लीशन टाइम लास्ट देखना स्टार्ट कीजिए। P1 का कंप्लीशन टाइम क्या है, 12, ठीक है। P2 का कंप्लीशन टाइम क्या है, 11, ठीक है। P3 का कंप्लीशन टाइम क्या है, P3 का कंप्लीशन टाइम क्या है, 6। P4 का कंप्लीशन टाइम क्या है, 9, ठीक है। और वही टर्न अराउंड टाइम एंड एवरेज टाइम आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे मैंने सारे फॉर्मूले लिख रखे हैं। टर्न अराउंड टाइम = कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, वेटिंग टाइम का वही सेम फॉर्मूला। सिमिलरली रिस्पॉन्स टाइम फर्स्ट टाइम जब CPU असाइन होता है माइनस उसमें से अराइवल टाइम कर देता है, ठीक है। आपको सिंपल फॉर्मूला लगा के यहाँ से कैलकुलेशन करनी है। ऑलरेडी मैं प्रीवियस क्वेश्चंस में वो दिखा चुकी हूँ, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट है वो कौन सी है, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, ठीक है। प्रायोरिटी में सबसे ज़्यादा जो हम वर्क करते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा मेन क्या होता है, प्रायोरिटी। जिस प्रोसेस की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है वो प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। तो अब हम इसमें जब स्टार्ट करते हैं, लाइक क्राइटेरिया इसमें क्या होता है, प्रायोरिटी, ठीक है। मोड क्या होता है इसका, प्रीमिटिव मतलब अगर कोई प्रोसेस चल रही है और किसी दूसरी प्रोसेस जो कि उस टाइम पे अराइव हो चुकी है और उसकी प्रायोरिटी जो है वो प्रीवियस मतलब प्रोसेस से ज़्यादा है, तो पहले हमारी सेकंड वाली प्रोसेस चलेगी, ठीक है। इसका टर्न अराउंड का फॉर्मूला लाइक सिमिलरली जो हम प्रीवियस भी करके आए हैं उसी तरीके से कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम है, वेटिंग टाइम का टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम है, ठीक है। हायर द नंबर = हायर द प्रायोरिटी, जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है वो पहले प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी। तो P1
सबसे पहले देखते हैं कि हमारी उस टाइम पे वो प्रोसेस एग्जीक्यूट होने के लिए अराइव हो चुकी है या फिर नहीं। तो हमारी P1 जो है वो 0 पे ओनली P1 अराइव होती है, ठीक है। तो हम इसे 0 से 1 तक चलाते हैं, क्योंकि 1 पे हमारी और प्रोसेस भी अराइव हो चुकी है P2, ठीक है। P2 का अराइवल टाइम 1 पे P2 अराइव हो चुकी है, ठीक है। तो जब हम 0 को 1 तक चलाते हैं P1, ठीक है, इसका बर्स्ट टाइम क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब हम क्या चेक करेंगे, P2 एंड P1 में प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है, क्योंकि दोनों प्रोसेस हमारी अराइव हो चुकी है। ओके, जब हमारी दोनों प्रोसेस अराइव हो चुकी हैं, अब हम प्रायोरिटी चेक करते हैं। तो P2 की प्रायोरिटी ज़्यादा है तो P2 पहले एग्जीक्यूट हो जाएगी, है ना। P2 को सेम 1 से लेकर 2 तक चलाते हैं, क्योंकि हमारी एक तीसरी प्रोसेस है जो कि ऑलरेडी 3 पे अराइव हो चुकी है, यानी ये 2 पे अराइव हो चुकी है, ठीक है, 2 पे अराइव हो चुकी है। तो P1, P2 एंड P3, अब तीनों के बीच में जब कंपेयर करते हैं तो प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है, P3 की। तो पहले कौन सी एग्जीक्यूट हो जाएगी, P3। ओके, ये कितना हो गया हमारा 3। ओके, P3 को एग्जीक्यूट करते हैं, P3 को एग्जीक्यूट कर दिया, 3 पे हमारी कोई और प्रोसेस अराइव हुई नहीं हुई, क्योंकि P4 जो है वो 4 पे अराइव होती है, 3 पे नहीं, ठीक है। तो अब एक बार फिर से एग्जीक्यूट करते हैं P3 को अगेन एग्जीक्यूट करने पर इसका जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1। मतलब ये क्या 1 हो गया था, ये एक बार एग्जीक्यूट करने पे अब ये 0 हो गया, मतलब P3 जो है हमारी यहाँ कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है, 4 तक। अब चेक करेंगे P4, P2 एंड P1। P4, P2 एंड P1 में सबसे ज़्यादा हायर प्रायोरिटी किसकी है, P4 की। तो सबसे पहले कौन सी एग्जीक्यूट होगी, P4 एग्जीक्यूट होगी। P4 को हम पूरा एग्जीक्यूट कर देते हैं, क्योंकि इसकी सबसे ज़्यादा हायर प्रायोरिटी है, ठीक है। इसका बर्स्ट टाइम ही 1 है, ठीक है, बर्स्ट टाइम 1 है, तो ये एक बार चलेगा। 4 + 1 5, ठीक है। P4 कंप्लीट हो चुका है हमारा, इसके साथ ही हमारा P3 भी कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे पास बच्चा है P1 एंड P2। P1 और P2 में हायर प्रायोरिटी किसकी है, P2 की। तो P2 पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा। बस टाइम कितना है इसका हमारे पास, 3, ठीक है। P2 5 + 3 8 हो जाएगा। सिमिलरली अब हमारे पास लास्ट बचा है P1, जिसका बस टाइम हमारे पास 4 है, और अराइवल टाइम तो अब इसमें मैटर नहीं करता, ठीक है। तो 8 + 4 12, ये आ गया हमारा ज्ञान चार्ट, ठीक है। इसकी हेल्प से वही सेम कंप्लीशन टाइम, P1 का कंप्लीशन टाइम 12 हो जाएगा, P2 का कंप्लीशन टाइम 8 हो जाएगा, P3 का कंप्लीशन टाइम 4 हो जाएगा, एंड P4 का कंप्लीशन टाइम जो है हमारा 5 हो जाएगा। सेम फॉर्मूले लगा के आप टर्न अराउंड टाइम निकाल लेंगे, वेटिंग टाइम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो ये भी हमारी प्रायोरिटी शेड्यूलिंग कंप्लीट हो गई है। एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज रिस्पॉन्स टाइम और एवरेज टर्न अराउंड टाइम सिमिलरली जैसे हमने प्रीवियस फॉर्मूलेज में किया है उसी तरीके से आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। इसके बाद जो आता है वो आता है हमारा बैंकर्स एल्गो, बैंकर्स कंप्लीशन टाइम, ठीक है। मतलब इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट आती है वो है हमारी बैंकर्स एल्गो। ओके, बैंकर्स एल्गो किस लिए यूज होती है, डेडलॉक अवॉइडेंस एंड डेडलॉक डिटेक्शन। मतलब ये जो हमारी डेडलॉक को अवॉइड करने के लिए और डेडलॉक को डिटेक्ट करने के लिए यूज होती है। अगर हमारी प्रोसेस के अंदर डेडलॉक है तो वो प्रोसेस रन नहीं होगी, हम डायरेक्टली बता देंगे कि इट कंसिस्ट डेडलॉक, है ना। तो अगर हमारी प्रोसेस के अंदर डेडलॉक नहीं है तो फिर हमें क्या पूछ सकता है, ये क्वेश्चन में ये पूछेगा कि फिर प्रोसेस में अगर डेडलॉक नहीं है तो उससे एग्जीक्यूट होने का हमारा सीक्वेंस क्या होगा, ठीक है। तो अगर डेडलॉक नहीं है तो हमें उस केसेस में प्रोसेस का सीक्वेंस बताना पड़ेगा। अगर डेडलॉक है तो सिंपली ये आंसर देना है कि इसके अंदर डेडलॉक है, ठीक है। तो हमें ये प्रोसेस दे रखी है, आपको एलोकेशन टाइम दिया जाएगा और इसकी मैक्सिमम नीड दी जाएगी। ओके, आपको ये क्वेश्चन के अंदर 3 चीज़ें दे रखी होंगी। इसके अलावा आपको ए के रिसोर्सेज बता रखे हैं टोटल, बी के रिसोर्सेज एंड सी के रिसोर्सेज बता रखे हैं, ठीक है। ये एलोकेटेड रिसोर्सेज हैं, मतलब ये रिसोर्स जो है वो हमारे ऑलरेडी प्रोसेसेस ने यूज़ कर लिए हैं, ठीक है। तो जब हम इन्हें कैलकुलेट करते हैं तो ए के कितने रिसोर्स ऑलरेडी यूज़ हो चुके हैं, एलोकेट हो चुके हैं, ए के 7, बी के 2 एंड सी के 5, इनको टोटल करने पे, ठीक है। हमारे 7 to 5 जो रिसोर्सेज हैं वो ऑलरेडी यूज़ हो चुके हैं, ठीक है। तो हमारे पास ए के टोटल रिसोर्सेज कितने हैं 10, बी के कितने हैं 5 एंड सी के कितने हैं 7, ठीक है। तो हमारे जो ऑलरेडी यूज़ हो चुके हैं हम उसे इनमें से माइनस करते हैं, लाइक 10 - 7 3, 5 - 2 3 एंड 7 - 5 = 2। तो हमारे पास जो टोटल रिसोर्सेज रिमेनिंग है वो कितने हैं 332, मतलब हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो कितने हैं हमारे पास 332, है ना। अब ये हमारी क्या है रिमेनिंग नीड, ठीक है। अब आप बोलो रिमेनिंग नीड, हमें रिमेनिंग नीड हमने कैसे कैलकुलेट की है, सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है। तो रिमेनिंग नीड आपको किस तरीके से निकालनी है, मैक्सिमम नीड माइनस एलोकेशन, ठीक है। तो मैक्सिमम नीड में से 7 में से 0 7 एंड 5 में से 1 4 एंड 3 में से 0
3, ठीक है। तो ये हमारी क्या आ जाएगी, इसी तरीके से ए की रिमेनिंग नीड। सिमिलरली बी की रिमेनिंग नीड कैसे आएगी आपकी, मैक्सिमम नीड माइनस एलोकेशन जब आप करोगे तो हमारी क्या आ जाएगी, रिमेनिंग नीड आ जाएगी, ठीक है। सिमिलरली 3 में से 2 1 आ गया, 2 में से 0 2 आ गया, एंड 2 में से 0 2 आ गया। ऐसे ही आपको P3 की, P4 की, P5 की रिमेनिंग नीड जो है कैलकुलेट करनी है, मैक्सिमम नीड माइनस एलोकेशन। मैक्सिमम नीड माइनस एलोकेशन करने पे आपको रिमेनिंग नीड मिल जाएगी, ठीक है। अब आपको क्या चेक करना है, हमारे पास अवेलेबल कितने हैं, 3 3 2। तो इन रिसोर्सेज, अवेलेबल रिसोर्सेज की हेल्प से हम कौन सी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, है ना। मतलब हमारे जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो हमारी रिमेनिंग नीड से ज़्यादा होने चाहिए। मतलब जो हमारी रिमेनिंग नीड है वो या तो लेस देन हो या इक्वल टू अवेलेबिलिटी के, ओके। तो देखो हमारे पास इसके ए के 3 3 2 रिसोर्सेज जो हैं वो अवेलेबल हैं, ठीक है। अब देखो क्या हमारी P1 प्रोसेस इसमें चल सकती है, क्योंकि ए के कितने रिसोर्सेज चाहिए, P1 को 7, जबकि हमारे पास अवेलेबल कितने हैं 3। तो ये चलेगी नहीं, क्योंकि इसके पास ए के उतने रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल नहीं है जितना कि P1 को नीड है, ठीक है। तो P1 प्रोसेस नहीं चलेगी। हम P2 के लिए चेक करते हैं। P2 के लिए A1 को कितने चाहिए रिसोर्सेज, 1, ठीक है। ए के कितने हैं 3, बी को कितने चाहिए 2, बी के कितने हैं 3, सी के कितने चाहिए 2, ठीक है। और सी के हमारे पास कितने हैं 2। तो क्या होगा, हमारी ये वाली प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो सबसे पहले हमारी जो प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी वो कौन सी हो जाएगी, हमारी P2, ओके। P2 एग्जीक्यूट हो जाएगी। इसके बाद क्या होगा, जो P2 के पास जो हमारे रिसोर्स ऑलरेडी एलोकेट थे, तो वो सारे एलोकेट जो रिसोर्सेज थे वो क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। फ्री हो जाएंगे तो वो अवेलेबल रिसोर्सेज में प्लस हो जाते हैं, ठीक है। तो अवेलेबल रिसोर्सेज हमारे पास कितने थे, 3 3 2। 3 3 2 में हमारे 2 0 0 प्लस हो जाएंगे, यानी ए के रिसोर्सेज कितने हो जाएंगे 5, बी के कितने हो जाएंगे 3, 0 प्लस होगा ना इसमें, 2 में 0 प्लस होगा 2, ठीक है। अब हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज कितने हो जाएंगे 5 3 2, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कौन सी प्रोसेस रिमेनिंग नीड जो है वो इन रिसोर्सेज की हेल्प से, अवेलेबल रिसोर्सेज की हेल्प से फुलफिल हो रही है, ठीक है। तो देखो अब हमारी P2 प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट हो चुकी है, ठीक है। अब देखो P3 के अंदर जाते हैं, इसे ए के 6 रिसोर्सेज चाहिए, बट हमारे पास ए के 5 रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगी। सिमिलरली अब देखते हैं P4 को, ठीक है। P4 को ए के कितने चाहिए 2, हमारे पास कितने हैं 5, हो जाएगा, ठीक है। बी के कितने हैं हमारे पास 3, इसे चाहिए 1, सी के कितने हैं 2, इसे चाहिए 1, ठीक है। ये भी हो जाएगा। तो इसके बाद हमारी कौन सी प्रोसेस एलोकेट हो जाएगी, P4, ठीक है। P2 के बाद कौन सी प्रोसेस हमारी रन होगी, P4, ठीक है। P4 भी हमारी एग्जीक्यूट हो गई है। अब P4 के जो एलोकेटेड रिसोर्सेज है ऑलरेडी, जो एलोकेट यूज हुए थे, वो सब क्या होंगे हमारे पास, फ्री हो जाएंगे, और वो जो हमारी अवेलेबल रिसोर्सेज है उनमें प्लस हो जाएंगे। तो 5 + 2 7, 3 + 1 4, एंड 2 + 1 3। अब हमारे पास ए के 7 है, बी के 4 है, एंड सी के 3 हैं। अब देखते हैं कि बाकी कौन सी प्रोसेस को हम रन कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो जब हम देखते हैं तो सबसे पहले हम P5 को चेक करते हैं, ठीक है। P5 को चेक करने पर इसे 5 चाहिए, इसके ए के हमारे पास अवेलेबल हैं, बट बी के इसे कितने चाहिए 3, हमारे पास अवेलेबल हैं इसके बी के 4, ठीक है। और सी के हैं हमारे पास 3, और इसे चाहिए 1। तो ये वाली प्रोसेस भी हमारी एग्जीक्यूट हो जाएगी। आपको डिफरेंट सीक्वेंस बन सकते हैं कि लाइक ये फुलफिल हो रहा है, बट इसके साथ साथ ये भी तो इसी रिसोर्सेज, अवेलेबल रिसोर्स पे फुलफिल हो रही है P3 की जो नीड है, ओके। तो P3 की जो नीड है वो भी कंप्लीट हो जाएगी अगर हम P4 के बाद P5 को भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, एंड P3 को भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ओके। तो अब हमने इसमें P5 को एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है। P5 को जब हमने एग्जीक्यूट कर दिया तो अब इसके रिसोर्सेज जो थे वो एलोकेट जो रिसोर्सेज थे वो फ्री हो चुके हैं। तो फ्री होने पर हम इसमें प्लस कर देंगे, यानी 7 4 3 में 0 0 2 प्लस करेंगे तो ये 7 4 5 हो जाएगा। इसके बाद क्या है, हम P1 के वो चेक करते हैं। P1 के हमें ए को 7 रिसोर्सेज चाहिए, बी के 4 रिसोर्सेज चाहिए, सी के 3 रिसोर्सेज चाहिए, हमारे पास 5 है। तो ये P1 प्रोसेस भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। P1 प्रोसेस एग्जीक्यूट होने के बाद इसके भी रिसोर्सेज जो हैं वो फ्री हो जाएंगे, तो इसमें प्लस कर देंगे P1 के 0 1 एंड 0, ठीक है। तो अब जो है इसके बाद हमारे पास लास्ट प्रोसेस कौन सी बची है, हमारे पास P3, ठीक है। P3 के हमारे पास 6 चाहिए, उसके बाद ए के 6 चाहिए, हमारे पास 7 है, बी के
बी के 0 चाहिए और सी के भी 0, जो कि हमारे पास अवेलेबल है। तो लास्ट प्रोसेस हमारी कौन सी है, 3 P3, वो भी एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो ये क्या गया हमारा सीक्वेंस। डिफरेंट सीक्वेंस आपके आ सकते हैं बैंकर्स एल्गो में, ज़रूरी नहीं है कि सीक्वेंस सेम ही हो, ठीक है। ये हमारी बैंकर्स एल्गो कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद जो हमारे जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं पेज रिप्लेसमेंट एल्गो से, ठीक है। पेज रिप्लेसमेंट क्या होता है कि मतलब हम मेन मेमोरी के अंदर सारे के सारे पेजेस को एक साथ नहीं रख सकते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, एक पेज, कुछ पेजेस को उसके अंदर रखते हैं, लाइक 1 को रख दिया, 2 को रख दिया, फिर उस पेजेस को स्वैप करते हैं, मतलब वहाँ से हटाते हैं दूसरे पेजेस को, उसके अंदर इन और आउट होता है उसके अंदर, ठीक है। इस तरीके से मेन मेमोरी जो होती है वो स्वैपिंग, पेज रिप्लेसमेंट, इसकी हेल्प से वर्क करती है। तो पेज रिप्लेसमेंट के अंदर जो एल्गो आती है वो 3 टाइप की होती हैं। वो होती है फीफो यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, सेकंड होती है ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एंड थर्ड होती है लीस्ट रिसेंटली यूज्ड, ठीक है। तो सबसे पहले हम कौन सी देखते हैं, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाली एल्गो जो है उसे सॉल्व करते हैं। लाइक हमारे पास एक रेफरेंस स्ट्रिंग दे रखी होगी जो कि हमें इसमें दे रखी है, ओके। चलो हमें से, और हमारे पास ये फ्रेम्स आपको बता रखा होगा कि आपको 3 फ्रेम्स यूज़ करने हैं या फिर 4 फ्रेम्स यूज़ करने हैं, ठीक है। अगर नहीं बताया तो आप अपनी तरफ से 3-4 यूज़ कर सकते हैं, बाकी क्वेश्चन में दे रखा होता है, ठीक है। चलो मैंने इसमें क्या किया है, फ्रेम्स मेरे को 3 दे रखे थे इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इसके अंदर 7 स्ट्रिंग, कहीं इसके अंदर 7 नहीं थी, मतलब ये पूरा एकदम, मतलब इसके अंदर कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता था। तो मैंने इसके अंदर सबसे पहले क्या किया, 7 मेरे को इस क्वेश्चन के अंदर नहीं, मतलब इस फ्रेम्स के अंदर 7 नहीं है ना। तो इसे हम क्या कहते हैं, पेज फॉल्ट। पेज फॉल्ट, अगर हमें उसके अंदर सेम जो स्ट्रिंग के अंदर जो डिजिट है अगर वो इस फ्रेम्स के अंदर नहीं मिलती है तो उसे हम क्या कहेंगे, पेज फॉल्ट, ठीक है। इसके अंदर 7 नहीं था तो मैंने इसमें 7 फिल कर दिया। सिमिलरली इसके अंदर 0 नहीं था तो मैंने इसमें 7 के बाद 0 फिल कर दिया, है ना, ये भी पेज फॉल्ट है। इसके बाद 1 आता है तो 1 भी नहीं था, इसके अंदर मैंने 1 फिल कर दिया, ये भी पेज फॉल्ट है। इसके बाद क्या था, 2, ठीक है। ये मेन है, आपको यही पता होना चाहिए 3 एल्गो में कि जब हमारा ये सारे फ्रेम्स फेल हो चुके हैं 7, 0, 1, अब मैं इस 2 को कहाँ रिप्लेस करूँगी, किसे रिप्लेस करूँ इसमें से कि 2 को इसमें फिल कर सकूँ, ठीक है। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में क्या होता है, जो सबसे पहले यूज़ हुआ है, जो सबसे पहले आया है, हम उसे रिप्लेस कर देते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारा कौन सा आया था, 7, तो हम 7 को रिप्लेस कर देंगे और इसके बदले क्या लिख देंगे इसमें, 2, तो ये हो जाएगा 2, 0, 1, ठीक है। अब इसमें क्या है हमारी 0, ठीक है। हम चेक करते हैं कि 2, 0, 1 के अंदर 0 ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है। अगर हमें उस फ्रेम के अंदर वो डिजिट मिल जाता है जो हमें इंसर्ट करना है तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हिट, पेज हिट, ठीक है। 2, 0, 1 इसे एज इट इज लिख देते हैं और यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, हिट, ठीक है। अब इसे हमें क्या रिप्लेस करना है, 3 देखते हैं। 2, 0, 1 के अंदर 3 नहीं है, ठीक है। कौन से प्लेस पे रखेंगे, जो हमारा सबसे फर्स्ट आया हो, लाइक 7 आया था, 7 के बाद हमारा क्या आया था, 0, तो अब हम क्या करेंगे, 0 को हटा देंगे और उसके प्लेस पे 3 को लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद ये क्या हो जाएगा, 2, 3, 1, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या है, 0, ठीक है। 0 आया, अब फिर से चेक करेंगे, जो सबसे पहले आया था उसे हटा देंगे। कौन सा आया था हमारे पास, 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2, 3, 0, ठीक है। सिमिलरली अब 4 को देखेंगे तो सबसे पहले कौन सा आया था, रिप्लेस किसको करेंगे, 2 को, क्योंकि ये सबसे पहले आया था। सिमिलरली आपको ये सारी फीफो इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे आप, इसे क्वेश्चन को देख के आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें पेज फॉल्ट क्या होता है, पेज फॉल्ट जिसमें हमें कोई भी डिजिट नहीं मिली है, जो स्टार्स है वो क्या है, पेज फॉल्ट। तो ये हमारे पास कितने हैं, 12, ठीक है। पेज हिट कितनी बार हुए हैं, 3 टाइम्स, ठीक है। हिट रेशियो कैसे निकालोगे आप, डिवाइडेड बाई टोटल डिजिट्स जो कि आपको स्ट्रिंग में दे रखी हैं, ठीक है। डिवाइड किससे करते हैं, टोटल नंबर ऑफ डिजिट और जितने आपके हिट आए हैं या फिर पेज फॉल्ट जो भी आपका आया है, लाइक मेरे पास हिट जो आए हैं वो 3 आए हैं। टोटल नंबर ऑफ रेफरेंस स्ट्रिंग में जो डिजिट थी वो 15 थी, तो 3 डिवाइडेड बाई 15 इक्वल टू 0.2 इंटू 100 जो करूँगी तो 20% आ जाएगा। और मिस रेशियो जब आप निकालेंगे तो टोटल जो मिस आए थे वो थे 12, टोटल नंबर ऑफ डिजिट इन स्ट्रिंग कितनी थी, 15 इंटू 100, तो ये आ गया हमारा 80%, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट। ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट के अंदर क्या होता है, रिप्लेस पेज विच इज नॉट यूज्ड इन लॉन्गेस्ट डायमेंशन ऑफ टाइम इन फ्यूचर। मतलब जो फ्यूचर में सबसे लास्ट में यूज हुआ हो या फिर यूज ना हुआ हो, हम उसे रिप्लेस करेंगे, ठीक है। इसके अंदर लाइक सबसे पहले 7 है, मेरा फ्रेम बिल्कुल खाली है, इसमें मेरे को 4 फ्रेम्स दे रखे हैं, ठीक है। ये मेरी स्ट्रिंग दे रखी है, तो ठीक है 7 को मैंने इसके अंदर फिल कर दिया, कुछ था नहीं, इसलिए ये क्या हुआ, पेज फॉल्ट हो गया, ठीक है। मिस रेशियो मिस है, यहाँ पे 7 मिस है तो मैंने इसमें पेज फॉल्ट हो गया, ये
और मैंने इसमें 7 लिख दिया है, ठीक है। इसके बाद 0 आया मेरे पास, 7 इसमें नहीं है, ये भी पेज फॉल्ट हो गया। 1 आया 701, इसमें भी नहीं है 1, तो ये पेज फॉल्ट हो गया, ठीक है। फिर आया मेरे पास 2 7012, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है मेरा 0, ठीक है। 0 इसके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, हिट हो जाएगा आपका। 70 एज इट इज इसे लिख दो और ये क्या हो जाएगा, हिट, ठीक है। इसके बाद मेरे पास आता है 3, तो अब मैं कौन सी स्ट्रिंग को पहले रिप्लेस करूंगी, ठीक है। तो 3 के लिए आप कौन सी को पहले रिप्लेस करोगे, जो आपका सबसे लास्ट में यूज हो रहा हो, सबसे लास्ट में, फ्यूचर में सबसे लास्ट में यूज हो रहा हो, तो ठीक है। 3 के लिए हमारे पास कौन कौन से चांसेस हैं, लाइक या तो मैं 7 को कर सकती हूँ, 0 को कर सकती हूँ, 1 को कर सकती हूँ, 2 को कर सकती हूँ, ठीक है। तो देखो जो है मेरा 3 वो तुरंत यूज हो रहा है, ठीक है। अब देखो जो मेरा 1 है वो भी तुरंत यूज हो रहा है, 2 है वो भी यूज हो रहा है, बट इसके बाद कहीं भी 7 नहीं दिख रहा है, तो मैं किसको रिप्लेस करूंगी, 7 को रिप्लेस कर दूंगी, ठीक है। तो मैंने इसको 7 को रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 0 1 2, ठीक है। अब इसके बाद मेरा क्या है नेक्स्ट 0, तो ये क्या हो गया 0 ऑलरेडी इसमें प्रेजेंट है, तो ये हो जाएगा 3 0 1 2, ये हो जाएगा हिट रेशियो। और इसके बाद क्या आता है मेरा 4। अब 4 के लिए किसको रिप्लेस करूंगी, लाइक मेरे पास ऑप्शन कौन कौन से हैं, मेरे पास 3 ऑप्शन है, 0 ऑप्शन है, 1 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है, ठीक है। 2 और 1 यूज हो रखे हैं ऑलरेडी, 2 और 1 को मैं रिप्लेस नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। मैं 0 को रिप्लेस कर सकती हूँ 3 को। अब देखो दोनों यहाँ पे यूज नहीं हो रहे हैं, अगर कोई लास्ट में यूज हो रहा होता तो उसे कर देती, लेकिन दोनों अगर इसमें यूज नहीं हो रहे हैं तो आप उन दोनों में से किसी को भी रिप्लेस कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो मैंने किसको रिप्लेस कर दिया है, 0 को रिप्लेस कर दिया, तो ये हो जाएगा 3 4 1 एंड 2, ओके। 3 4 1 2। अब मेरे पास नेक्स्ट क्या आता है 2 ऑलरेडी इसमें प्रेजेंट है, एज इट इज लिख दिया है, और ये क्या हो जाएगा हिट। सिमिलरली 1 ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो ये हो जाएगा हिट। हिट रेशियो निकालने के लिए वही टोटल नंबर ऑफ हिट डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग में जो आपके नंबर्स हैं, मतलब डिजिट्स, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 है, तो 4 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100, 40% हिट रेशियो। और मिस रेशियो क्या आ जाएगा हमारा 60%, ओके। इसके बाद है मेरी लीस्ट रिसेंटली यूज्ड, ठीक है, LRUL को रिप्लेस द लीस्ट रिसेंटली यूज्ड पेज इन पास्ट। मतलब उसमें क्या कर रहे थे, जो हमारे पास सबसे लास्ट में फ्यूचर में यूज हो रहा था उसे रिप्लेस कर रहे थे, ठीक है, ऑप्टिमल में। अब इसमें क्या करेंगे, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड में जो हमारा सबसे पहले इधर जो सबसे पहले यूज हुआ होगा उसे हम रिप्लेस कर देते हैं। लाइक ये फ्रेम्स है मेरे पास, ठीक है। तो 7 को मैंने 7 इसमें है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा पेज फॉल्ट हो जाएगा। इसके अंदर 0 को फिल किया, ये भी पेज फॉल्ट है क्योंकि था नहीं। 7 0 1 को फिल किया, तो ये भी पेज फॉल्ट है, ठीक है। 2 को भी फिल कर दूंगी क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी है नहीं। 0 को जब मैं फिल करने जाती हूँ तो 0 मेरे पास ऑलरेडी प्रेजेंट था, तो ये क्या हो जाएगा मेरा हिट रेशियो हो जाएगा, ठीक है, हिट हो जाएगा। इसके बाद मेरे पास 3 आता है, ठीक है। अब मैं 3 को इंसर्ट करने के लिए किसे रिप्लेस करूंगी, तो मेरा जो सबसे पहले सबसे लास्ट में जो यूज हुआ था लेफ्ट साइड में, ठीक है, सबसे पहले लीस्ट रिसेंटली यूज, उसे मैं रिप्लेस कर दूंगी। तो इसमें देखो मेरे पास कौन कौन से ऑप्शन है, मेरे पास ऑप्शन है 7 है, 0 है, 1 है, 2 है। देखो 2 यूज हो गया, 1, ठीक है, 0, तो सबसे लास्ट में कौन सा है मेरा 7। मैं रिप्लेस किसे करूंगी 7 को हटा दिया मैंने, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 0 1 2, और 0 तो ऑलरेडी इसमें है, तो ये हो जाएगा हिट 3 0 1 2। सेम वही हिट रेशियो निकाल लोगे आप, मिस रेशियो नंबर ऑफ स्ट्रिंग से डिवाइड करके जितने भी आपके पास हिट आए हैं इंटू 100 करके इसका परसेंट आ जाएगा। मिस का भी सिमिलरली उसी तरीके से आप परसेंट कैलकुलेट कर लोगे, ओके। इसके बाद जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं मेरे डिस्क शेड्यूलिंग के, ठीक है। तो देखो डिस्क शेड्यूलिंग के अंदर मेरे को ये क्वेश्चन दे रखा है, एक डिस्क है उसके अंदर 200 ट्रैक्स हैं 0 से लेकर 199, रिक्वेस्ट क्यू कंटेस्ट ट्रैक नंबर, ये मेरे को ट्रैक नंबर्स दे रखे हैं सारे रिस्पेक्टिवली, और इसकी करंट पोजीशन ऑफ रो हेड जो आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी, ठीक है। मेरे को 50 दे रखी है, आप क्वेश्चन में चेक कीजिएगा, आपको चेंज भी दे सकती है, ठीक है। कैलकुलेट नंबर ऑफ ट्रैक मूवमेंट रो पर हेड, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है, ये आने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। तो इसे सॉल्व करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गो, इसकी हेल्प से इसे सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में क्या होता है कि आपको जो पहले आया है उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रैक पे चलते जाना है। लाइक देखो मैंने 0 से लेकर 199 तक ये बना लिया है, ठीक है। इसके जो मेरे पास हेड जो दे रखा था वो 50 था, इसे 50 को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इसके बाद सबसे पहले क्या है हमारा 82, तो मैं 0 से 82 गई, ठीक है। उसके बाद 82 से फिर मैं 170 जाती हूँ, 170 से फिर मैं 43 पे आ जाती हूँ, 143 से फिर मैं 140 पे आ गई, ठीक है। 140 से हम 24 पे जाएंगे, तो 24 किधर है, इधर 24 पे आ गई इधर, ठीक है। 24 के बाद
ठीक है। 24 के बाद जब मैं 16 पे आती हूँ, ये 16 पे आ गई, 16 से फिर मेरे को जाना है नेक्स्ट क्या है 190। सिमिलरली आपको ये लाइन खींचते जाना है, ठीक है। तो ये मेरे क्या होगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आएगा उधर की साइड आपको फर्स्ट चला जाना है, ठीक है। अब मेरे को क्या कैलकुलेट करना है, रो पर हेड, मूवमेंट रो पर हेड, ठीक है। तो उसे किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इधर से यहाँ से यहाँ गए 170 में से माइनस कर दीजिए क्या 50। सिमिलरली अब आप क्या 170 से कहाँ गए 43 पे, तो 170 माइनस 43, ठीक है। अब 43 से आप कहाँ गए 140, तो 140 माइनस 43, ठीक है। उसके बाद 140 से आप कहाँ पे जाते हो 24 पे, ठीक है। सॉरी 140 से आप कहाँ पे जाते हो 24 के बाद आप लेफ्ट साइड में जाते हो 16 तक, ठीक है। तो 140 माइनस 16, ठीक है। 16 से आप सीधे कहाँ पे गए 190, ठीक है। तो 190 माइनस 16, तो ये आपका टोटल यहाँ से जब आप कैलकुलेट करोगे तो इसका सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट आती है दिस शेड्यूलिंग एल्गो में, वो है हमारी शॉर्टेस्ट सीक टाइम। शॉर्टेस्ट सीक टाइम इसके अंदर क्या है, जो हमारे हेड के सबसे नियरेस्ट वैल्यू होगी हम पहले उस पर चले जाएंगे, ठीक है। तो जब हम इस पर देखते हैं 50 एंड 43 एंड 82 में, ठीक है, तो हमारे सबसे ज़्यादा नियरेस्ट वैल्यू कौन सी है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा नियरेस्ट वैल्यू जो हम है हमारी कौन सी है 43, ठीक है। 7 के डिफरेंस पे है और ये 8 के डिफरेंस पे है, तो सबसे पहले हम 43। अब देखेंगे हमारे 43 से सबसे नियरेस्ट वैल्यू कौन सी है, डिफरेंस देखिए 24, तो हम 24 पे गए। 24 से सबसे नियरेस्ट वैल्यू कौन सी है 16, ठीक है। अब देखेंगे हम इसमें 16 से सबसे नियरेस्ट वैल्यू कौन सी है, ठीक है। तो मेरी ये सारी वैल्यूज हो चुकी हैं, 43 हो चुकी है, 24 हो चुका है, 16 हो चुका है। तो सबसे नियरेस्ट वैल्यू जो मेरी कौन सी आएगी 82 आ जाएगी इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले मैं 82 पे जाऊँगी, उसके बाद 82 से जो नियरेस्ट वैल्यू है वो 140 है, 140 से नियरेस्ट वैल्यू 170 है, 170 से नियरेस्ट वैल्यू कौन सी है मेरी 190, ठीक है। तो इस तरीके से क्या आ जाएगा, ये शॉर्टेस्ट सीक टाइम नियरेस्ट वैल्यू के पास आप जाते हो, ओके। तो इसे सॉल्व करने के लिए क्या है, हेड्स निकालने के लिए 50 से स्टार्ट किया मैंने, 50 माइनस 16, ठीक है। फिर मैं 60 से 190 गई हूँ, तो 190 माइनस 16 इज इक्वल टू, इसे प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 208, ठीक है। इसके बाद आता है मेरा स्कैन एल्गो, ठीक है। स्कैन एल्गो में क्या होता है, हमें बता रखा होगा कि हमें हाईएस्ट डायरेक्शन की टाइप साइड जाना है या फिर लोवेस्ट डायरेक्शन में जाना है। तो इसमें मेरे को दे रखा है कि मेरे को इंक्रीजिंग डायरेक्शन में जाना है, तो सेम डायरेक्शन में जो है हम लास्ट तक जाते हैं, फिर वहाँ से वापस आते हैं, ठीक है। सेम डायरेक्शन में लास्ट तक, ठीक है। तो लाइक सबसे पहले मैं 50 से स्टार्ट करूँगी। 50 से जो सेम डायरेक्शन है इंक्रीजिंग जो कौन सी है, मेरे पास 82 है। 82 के बाद 140 पे गई, 140 के बाद 170 पे गई, 170 के बाद 190 पे जाऊँगी। एंड 190 पे हमें रुकना नहीं है क्योंकि ये स्कैन है, स्कैन में क्या सेम डायरेक्शन में लास्ट तक जाएंगे, तो यानी 199 तक जाऊँगी। 199 पे जाके मैं रुकती हूँ। उसके बाद क्या है मेरा 43 डिक्रीजिंग डायरेक्शन में आते हैं, ठीक है। तो उसके बाद मैं सबसे पहले 43 पे आई, 43 के बाद 24 पे और उसके बाद 16। बट यहाँ पे मैं 0 पे नहीं जाऊँगी, सेम डायरेक्शन में लास्ट तक जाएंगे और ये यहाँ पे फिनिश्ड हो रही है 16 पे, तो मैं 16 पे रुक जाऊँगी, 0 तक नहीं जाऊँगी। ये क्या है मेरी स्कैन एल्गो। और इसे सॉल्व करने के लिए क्या है 199 माइनस 50 प्लस 199 माइनस 16, तो ये आ गया मेरा 3328, ओके। इसके बाद होती है मेरी लुक, ठीक है। लुक में भी आपको बता रखा है टारगेट क्या है मेरा, लार्जेस्ट वैल्यू दे रखा है, ठीक है। लार्जेस्ट वैल्यू की साइड में जाएंगे, बट इसमें क्या करते हैं कि हम लास्ट तक नहीं जाते हैं। जैसे कि हम स्कैन में गए थे, मैं लास्ट वैल्यू तक गई थी, ठीक है। एक ही डायरेक्शन में स्टार्ट किया और टारगेट वैल्यू क्या है मेरा लार्जेस्ट की साइड जाना है। तो आपको इसमें बस लास्ट वैल्यू तक नहीं जाना है, जो आपकी जो लास्ट वैल्यू है जो आपको क्वेश्चन में स्ट्रिंग में जो दे रखी थी, आपको उस वैल्यू तक जाना है। लाइक 50 से 82, 82 से 140, 140 से 170, 170 से 190, 199 पे नहीं जाऊँगी, ठीक है। उसके बाद मैं वापस आती हूँ 43, 24 एंड 16, ठीक है। इसे सॉल्व कैसे करेंगे 190 माइनस 50, 190 माइनस 50 एंड 190 माइनस 16, ठीक है। ये आ गई मेरे 314 हेड्स, ओके। इसके बाद वो जो मेरी नेक्स्ट एंड लास्ट एल्गो है वो है मेरी सी स्कैन। सी स्कैन में क्या होता है कि आप एक हेड से स्टार्ट करोगे और वही आपको टारगेट वैल्यू लार्जर की साइड में जाना है एंड लास्ट तक जाओगे। उसके बाद क्या करते हैं आप लास्ट मिनिमम पॉइंट तक वापस आते हो, लाइक झाड़ू लगाते हुए, ठीक है, स्वीप की तरह, ठीक है। तो आप लास्ट तक जाओगे लाइक 199 तक। जैसे मैंने 50 से स्टार्ट किया, 82 पे गई, 82 से 140, 170, 190,
और लास्ट तक चले गई 199 पे, ठीक है। और 199 से मैं वापस आऊँगी एकदम मिनिमम पॉइंट तक, वो है मेरा 0, तो मैं यहाँ पे 0 पे आई और उसके बाद अगेन मैंने 16 पे गई, 24 पे गई, 43। तो ये कौन सी एल्गो है मेरी, सी स्कैन। इसे आप कैसे कैलकुलेट करोगे, 199 माइनस 50, और ये जो आपने 0 तक आई हो मिनिमम टाइम को, कन्फ्यूजन होता है बच्चों को किससे कैलकुलेट करना है या नहीं, तो आपको इसमें कैलकुलेट करना होता है 199 माइनस 0 और प्लस जब आप 43 से 0 से 43 पे गए हो, 43 माइनस 0, तो ये हो जाएगा मेरा 391। तो ये मेरे सारे के सारे डिस्क शेड्यूलिंग के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक यू।